टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग ये इरूटेरिया का जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका जो बिहार दरोगा हो गया, चाहे आपका CGL हो गया, चाहे AEDO हो गया, चाहे SSC जो इंटर लेवल का जो आया है 12th लेवल पे, ये चारों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होता है। तो कहता है किसी वस्तु पे अगर हम लोग रेखीय संवेग लगा रहे हैं, मतलब इधर से फोर्स लगा रहे हैं, संवेग लग रहा है, संवेग में परिवर्तन जो है उस पर लगने वाले, ये अगर संवेग मतलब मूवमेंट, अगर मूवमेंट में परिवर्तन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो हम लोग इधर से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इसलिए तो जो हम लोग को फार्मूला पता ना, F=ma, जो फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता होगा। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं फोर्स लगाने के कारण, तो यही इसी कारण F= न्यूटन सेकंड लॉ का ये है। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कहता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह वर्ण विक्षेपण होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में इसकी आवृत्ति बदलती है, सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब और छाया बनाता है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, बात सही है। यह वर्ण विक्षेपण होता है इसका, हाँ आप देखते हो ना, प्रिज्म से लाइट जाते हैं तो ये ऐसे बिखर जाता है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में इसकी आवृत्ति बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं इसकी बदलती है। आपका वेवलेंथ बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाता है और लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। इस सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब और छाया बनाता है, बात ये भी सही है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ आखिर होता क्या है, तो कहता है वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमज़ोर रूप से चुंबकीय हो जाता है, मतलब कि बहुत कमज़ोर रूप से चुंबकीय होता है। जैसे अगर हम आप कह दें कि आयरन की बात कर देते हैं, ये कमज़ोर रूप से नहीं है, बहुत तेज, बहुत अच्छा है ये मतलब कि मैग्नेटिक पावर बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन कौन बहुत कम मैग्नेटिक पावर ना के बराबर दिखाता है। अनुचुंबकीय तो वह कौन है, तो वो कौन है, आपका एल्युमिनियम है। वो कौन है, एल्युमिनियम है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या परिवर्तित रहती है। तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये सदैव संरक्षित होता है। आपको पता है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी एक आपको एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना आप एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई ऊंची जगह से कोई सामान को गिराते हैं तो ऊपर में सबसे ज़्यादा में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। और जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में बदलने लग जाता है, और जब ये नीचे वापस आता है तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। तो ये होता है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है, एक्स किरण की बात कर रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। यही आपका सही है कि एक्स किरणें जो होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। और इस पर ना ही कोई जो ये एक्स किरणें हैं, ना ही इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है एक्स किरणें पे, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। और अगर आप बताएं एक्स किरणें की खोज किसने किया, तो रोंटेजन ने। किसने किया, रोंटेजेन ने खोज किया, रोंटेजेन ने खोज किया इसका, एक्स किरणें की। और जो इसकी जो अगर हम चाल की बात करें एक्स किरणें की, तो वो चाल रेडियो तरंग जैसा, रेडियो तरंग हो चाहे प्रकाश की चाल हो, इसके समान होता है, प्रकाश की चाल के समान होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। तो कहता है कि चुंबकीय बल कहता है कि कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो बात तो सही है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। वो ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, नहीं, अधिकतम कहाँ होता है, वो ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि ध्रुवों पर ही अधिकतम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है
और भूमध्य रेखा पे क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा पे क्या होता है, कम होता है। चुंबकीय बल दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है, ये भी गलत है। उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाता है, समझ गए। चुंबकीय रेखा, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, ये भी बात सही है। आपका कौन कौन सही है, 1 और 4 सही है। तो आप ये देखिए कि जो चुंबकीय रेखाएं होती है वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब कि आप मैग्नेटिक पार करके नहीं, मैग्नेटिक मतलब बहुत क्रॉस नहीं करता है। और ये होता है कि चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में होती है, इधर से निकलता है वक्र में बनता है, मतलब इस तरीके की बात हो रहा है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो K2Cr2O7 का प्रयोग किया जाता है। और इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। हाँ, बात सही है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, हिमांक को नहीं बढ़ाता है, बल्कि गलनांक को कम करता है, गलनांक को कम करता है। और ये जो ये है 0 से करके -22 डिग्री सेल्सियस तक लेकर चल जाता है, ये अगर हम इसमें मिला देने पे। ठीक है, तो ये या तो गलनांक को कम करता है या क्वथांक जो है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, दो उसी में से करता है, हिमांक को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ए सही है आपका, आर गलत हो गया। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 40 दिन है, तो इसका अभिप्राय है पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, पदार्थ का 1/4 भाग का विघटन 5 दिन में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें है। तो वो रहा है कि अर्ध आयु है 10 दिन में, मान लिया जाए, कह रहा है कि कोई एक समान है वो, ठीक है, वो 10 दिनों में क्या हो जा रहा है, इसका आधा हो जा रहा है। ठीक है, 10 दिनों में आधा हो जा रहा है। फिर अगर हम अगला 10 दिन और ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस आधा का भी आधा हो जाएगा, मतलब आधा का आधा क्या हो जाएगा, तो आधा तो था ही, इसका आधा मतलब 1/4 हो जाएगा। तो 20 दिनों में टोटल कितना हो रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, तो ये मतलब कि आधा का आधा हो जाएगा, तो आपको क्या मतलब इसको कहिए कि आधा प्लस आधा हो जाएगा, तो ये 1/4 भाग बचेगा, इतने ही ना बचेगा। 1/2 भाग था, इसका और आधा कर देंगे तो क्या बटा 1/4 बचेगा ना। तो 20 दिन में कितना खत्म हो गया था, 1/2 खत्म हो गया और 1/4 खत्म हो गया। तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा, 3/4 भाग का विघटन हो जाएगा। तो अब अगर इसको जोड़ लीजिएगा 1/2 1/4 को, तो 4 आ जाएगा, और 2 + 1 मतलब 3/4 आंसर आ जाएगा। तो यही आपका सर सी जो है आपका आंसर ये हो जाएगा, समझ गए। आंसर क्या हो जाएगा, बस सी हो जाएगा कि 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डाल्टन के अनुसार की बात कर रहा है। तो परमाणु अविनाशी होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु होता है, बात सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, नहीं, समान कैसे हो जाएंगे जी, आप सोचिए कि ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का परमाणु सब समान हो जाएगा, नहीं, गलत है। अविनाशी तो होता है, पदार्थ परमाणु से ही बने होते हैं, ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से कौन था कथन बेस के बारे में सही है, तो बताया यह कड़वा होता है, नीले लिटमस को लाल करता है, नहीं, नीला को लाल नहीं करता है, हाँ सॉरी, नीले को तो लाल ही करता है, लेकिन कड़वा होता है, यह कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला करता है। यह खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, और यह खट्टा होता है और लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है। तो इसमें अगर इसकी बात देखा जाए तो ये क्या इसका हो जाएगा, तो ये तो कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है, ये बात आपका सही है। आप देखिए, अगर हम कहते हैं एसिड की बात करते हैं, तो एसिड क्या है, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, ब्लू को रेड में बदलता है। तो अगर हम बेस की बात कर लेते हैं, तो जो बेस है वो रेड लिटमस को लाल को कैसे में, ब्लू में बदलता है, ये याद रखिएगा, यही मेन चीज़ है। और इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, कैसा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है। आगे देखते हैं, कहता है कि जंतु और संघ उसका क्या क्या है। तो आप पहले गाय को देखिए, गाय क्या होता है, स्तनपायी वर्ग में होता है, डी का 1 देखिए, डी का वन यहाँ पे आ गया। फिर कहता है मलेरिया परजीवी, ये क्या होता है, मलेरिया कैसे, प्रोटोजोआ से होता है ना जी, तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 है, बी का 4, चलिए बी का 4 यहाँ पे नहीं है, तो बी का 4 यहाँ पे हो गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एस्कैरिस क्या होता है, तो अब एस्कैरिस क्या है, तो एस्कैरिस है सूत्रकृत्रिमी संघ एनीमेटोडा का है। और घरेलू मक्खी क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में घरेलू मक्खी होता है, तो आपका घरेलू मक्खी क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा में जाएगा। किस कारण से इस ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, ईथर की मात्रा,
तो कहता है कि वाष्पीकरण हो जाने के कारण ठंडा प्रदान करता है। ठीक है, तो कहता है कि जो ये ईथर जो होता है वह इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथांक होता है। ईथर का क्या होता है? कम क्वथांक होता है, और जैसे ही हाथ पे रखते हैं तो हाथ की जो गर्मी से क्या पिघलना शुरू हो जाता है और वाष्पीकरण हो जाता है उसका। मनुष्य के जीवन में पाचन की क्रिया में शुरू होती है और ख़त्म होती है। तो मुंह से शुरू होती है, छोटी आंत में जाके ख़त्म होती है। ये तो आपको पता होगा कि यहाँ से शुरू होता है, और पाचन की जो क्रिया है वो टोटल पाँच प्रक्रिया में, मतलब समझिए कि 5 अवस्थाओं में पूरा होता है, 5 अवस्था में पूरा होता है। तो कौन कौन अवस्था आपको पता है? भोजन का अंतग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसमें से अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और फिर मल त्याग करते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला है स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, 2 जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय नहीं, एक जीव से दूसरे जीव के खाद्य का स्थानांतरण। ये बात सही है, तो क्या है? यही होगा इसका। मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है? तो मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल किसका उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का है। किसका है? टेरिडोफाइटा का है। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा का है। कहता है कि टेरिडोफाइटा में होता क्या है? तो कहता है कि टेरिडोफाइटा में पौधे का जो शरीर, तन, जड़, पत्ती में विभाजित होता है। जो जो देखिए 3-4 तरीके का होता है ना, आपको एक ब्रायोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, टेरिडोफाइटा होता है। तो ये सब जो होता है, तो इसमें टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि शरीर का जो जड़ है और तना और पत्ती, ये 3 सब शरीर में विभाजित होता है, और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? तो ये निगलने में मदद करता है, हाँ। शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, नहीं, आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है। मुख और दांतों को साफ रखता है, सही बात है। होठ और जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी बात सही है। तो आपका बी गलत हो जाएगा आंसर। यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कार्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकेगा। तो क्या काम नहीं हो सकेगा? ठीक है, तो इसमें कहता है कि भोजन का अवशोषण, भोजन का पाचन, भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है कि इसको कहता है कि इसको कोशिकाएं श्वसन भी कहा जाता है। तो कहता है ना कि कोशिका का श्वसन कहाँ होता है? तो ये याद रखिए कि कोशिका श्वसन कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो जब श्वसन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, पर तो ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा। पहला तो पाचन तो सेकंड प्रोसेस है, तो यहीं पे ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। डेसिमल से बाइनरी की संख्या में, डेसिमल पता ना, जैसे 12.25 लिख दिए, ये डेसिमल हो गया। अब बाइनरी 01, 011 ये बाइनरी में हो गया। तो होता है कि परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको एनकोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोडर। थाइमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थाइमीन। थाइमीन क्या है? विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। अब ये कुछ याद रखिए, B1 का थाइमीन नाम है। फिर B2 का नाम क्या है? तो B2 को हम लोग बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B1 को थाइमीन, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B3 को नियासिन बोलते हैं, या निकोटिनेमाइड बोलते हैं। ठीक है, फिर B3 हो गया। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक बोलते हैं। B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक। B5 को बोलते हैं। B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। फिर अगर B7 को क्या बोल देते हैं? तो इसको कहते हैं बायोटीन बोलते हैं। B7 को बायोटीन बोला जाता है। B12 को साइनोकोबालेमीन बोलता है, साइनोकोबालेमीन। ठीक है, B12 को बोलते हैं। अगर अब B हो गया ख़त्म, ए को, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन ए को। फिर कहता है विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं विटामिन ई को। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोला जाता है। तो ये सबको याद रखिएगा। बाकी ADE है, वो विटामिन क्या होता है? फैट में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। विटामिन डी और ई, ये क्या है? विटामिन डी और ई क्या बताता है? जो शरीर बनाता है, शरीर खुद उत्पादन करता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? बौद्ध मंदिर सबसे बड़ा कहाँ है? तो आपको इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के कहाँ? जावा द्वीप पे। इस पे है, जावा द्वीप पे, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे है। और अगर हम बात करें भारत का, तो भारत में कहता है कि कार्ले का चैत्य
महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चैत्य है, या जिसको कहते बौद्ध मंदिर। चैत्य मतलब होता है जहाँ पे बुद्ध का वो होता है, प्रार्थना जो करते हैं उसको चैत्य कहा जाता है। तो भारत में कहाँ है, तो भारत में सबसे बड़ा जो चैत्य है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिसको कार्ले का चैत्य कहा जाता है। प्यूनिक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो रोम और कार्थेज के बीच में प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था। तो ये 246 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व, लगभग 100 साल का युद्ध था, किसमें रोम और कार्थोज के बीच में लगा था 246 से लेकर 146 ईसा पूर्व तक में। इसमें 3 युद्ध हुए थे और तीनों युद्ध में अगर कहे तो कार्थेजों की पराजय ही हुई थी, तीनों के तीनों में कार्थेज पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है। राख के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कुरनूल गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है, कुरनूल गुफा से मिला है। और समझिए कि पूरा पाषाणी काल में लोग आग से परिचित थे और वहाँ पे राख मिला है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा, तो हड़प्पा कहाँ पे है, तो हड़प्पा तो रावी नदी के तट पे है। फिर मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। किस पे, मोहनजोदड़ो किस पे है, सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा है रावी नदी के तट पे। और हड़प्पा को खोजा कौन, तो दयाराम, एक मिनट, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने खोजा हड़प्पा को। कब, 1921 ईस्वी में खोजा है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात कर ले तो मोहनजोदड़ो को खोजने वाले कौन है, राखाल दास बनर्जी हैं। कौन है, राखाल दास बनर्जी हैं, 1922 ईस्वी में, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बता दे तो कहता है कि सबसे प्रमुख नदी अगर कह दे तो सिंधु नदी था, सबसे ज़्यादा प्रमुख में था। और कहता है कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से नहीं थे। और ये लोग, अगर हम कहते हैं कि सैंधव सभ्यता, जैसे हड़प्पा को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थे ये लोग मूर्ति पूजक थे। क्या थे, मूर्ति पूजक थे। लेकिन वही जो आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग क्या थे, प्रकृति को पूजा करते थे, ये याद रखिएगा। और इनके अगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये लाल बर्तन का, मिट्टी का जो बर्तन था इनका लाल रंग का ज़्यादा होता था। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे गाय के साक्ष्य नहीं मिला है, गाय के साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। फिर सिंधु घाटी का वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का साक्ष्य कहीं पे नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, हाँ, जैसे गाय के लिए लड़ा जाता था। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, सही बात है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, हाँ, बात सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों के में बांटा जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग अपना अपना हिस्सा लेकर बाकी जनता में बांट देते थे। तो ये ऐसा था, युद्ध में जीता हुआ सबको बांट दिया जाता था। और यहाँ पे खेती की जाती थी, खेती ज़मीन की लड़ाई होता था, खेती के लिए भी लड़ाई होता था। बाकी खिलाने पिलाने जानवरों को चारागाह के लिए बहुत अच्छा जहाँ पे हो वहाँ पे वो क्या था, ये इस चीज़ के लिए लड़ाई हो जाती थी। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन से, तो मौर्य शासन आवागमन में महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही बात है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों का शासन किया जाता था, बात सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों की नजराना भेंट दिया करते थे, ये भी बात सही है। तीनों का तीनों आपका कथन सही है। ये कहता है कि ये तीनों सही हो गया। आगे देखते हैं, सूची और सूची 2 को मिलाइए। तो चरक क्या थे, चरक तो आपको पता है कि चिकित्सा के जनक थे। चरक एक वहाँ पे थे, ये इसमें जो डॉक्टर टाइप के थे उस समय के। सी का 1 देखिए, आपका आंसर ये हो गया। विशाख दत्त क्या थे, ये नाटककार थे। बारामिहिर क्या थे, तो ये खगोल विज्ञान के थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणित के होते हैं। ब्रह्मगुप्त क्या हो गए, गणित हो गए। तो आपका आंसर ये हो गया, याद रखिए। चरक थे, विशाख दत्त क्या थे, तो नाटककार थे। बारामिहिर क्या थे, बारामिहिर खगोल विज्ञान के थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणित के थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, तो अनाजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, सैनिकों की टुकड़ी के रहने के लिए बने मजबूत किले का बंद शहर था। ये बंद शहर था। गैरिसन शहर क्या था, तो सैनिकों के रहने के लिए ये बंद टुकड़ी का था। जैसे हम लोग अभी कहते हैं दानापुर कैंट, ये दानापुर कैंट जैसे होता ना, तो उस समय का कैंट यही होता था, सैनिकों को रखने के लिए बनाया जाता था। अगर दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, वो आप देख लीजिए कि याद रखिएगा कि कौन सा किस चीज़ के लिए था। तो याद रखिएगा कि दीवाने बजारत क्या चीज़ के लिए था, तो बजारत वित्त विभाग था। बजारत क्या था, वित्त विभाग था। फिर दीवाने अर्ज अगर बोल दें, दीवाने अर्ज क्या था, तो सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था, आपका सैन्य विभाग था। दीवाने मुक्त खराज
तो ये क्या था, मुक्त खराज क्या था, तो राजस्व विभाग था। क्या था, राजस्व विभाग था। फिर दीवान इंशा क्या चीज़ था, तो ये पत्राचार था। क्या था, पत्राचार विभाग था। और दीवान रसालत तो रसालत क्या था, तो ये आपका विदेश विभाग था। क्या था, ये विदेश विभाग था। और दीवान खैरात की बात कर दे तो खैरात क्या था, तो दान करने का जो दान विभाग था। ये सब याद रखिएगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और जिसने उसे मराठा और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला था, तो ये अकबर द्वितीय था। कौन था, अकबर द्वितीय को ये उसने किया था। और औरंगजेब के काल में ही कौन आया था, तो निकोलाव मनुची जो था, मनुची, ये इसी के औरंगजेब के काल में ही कहाँ था, इटली का था ये। औरंगजेब के काल में निकोलाव मनुची आया था, इटली का था जो आया था इसके यहाँ। 1922 में गांधी जी के सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, 20 में हुआ, 22 में जब ये चौरा चौरी कांड हुआ तो इसको स्थगित कर दिया गया। तो इन पे ये मतलब देशद्रोही का या उपद्रव फैलाने का वो इन पे आरोप लगाकर जेल में डाला गया था 22 में, और इनको लगभग 6 साल का सज़ा दिया गया था। तो ये देने वाला कौन थे, तो ये कौन थे कि जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। कौन थे, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड थे। इनको राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको सज़ा सुनाया गया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म को पता है कि पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और ये सिखों के सैनिकों के लिए आराम, ये जो खालसा पंथ का था तो सिखों की सैनिक की टुकड़ी थी, उसको खालसा पंथ कहा जाता था। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है H.J. खांडेकर का है। तो हरिजनों की बात, जब ये संविधान सभा के क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे, और इन्होंने जब वो मीटिंग हो रहा था तो उसमें ये बात कहे थे कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग बढ़ने नहीं देते थे। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। नहीं जी, ये कैसे है, ये तो नहीं किया है। ये एकेश्वरवादी के थे ना, ये एक भगवान को मानते थे, राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। हाँ। इन्होंने वेद और उपनिषदों को बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया था। हाँ। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, ये भी बात सही है, ये भी बात इनका सही है। और अगर इनकी कुछ और बातें आपको बता दे तो इन्होंने कब क्या था कि इनको राजा राम मोहन राय जी को कहता है कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। किसका कहता है, भारतीय पूर्ण जागरण का कहता है, पुनः जागरण का जनक कहा जाता है इनको। ठीक है। और ये इनको कहता है कि ये जो राजा की उपाधि किसने दिया था, तो इनको राजा की उपाधि देने वाला कौन था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। और ये 1831 में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे ये पेंशन बढ़वाने के लिए, और वहीं पे 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जब 1801 में एक जो इनका जो संवाद कौमुदी है, ये राजा राम मोहन राय जी की वो है पत्रिका है, ये 1821 में प्रकाशन हुआ था। और 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा बनाया था। क्या बनाए थे, आत्मीय सभा 1815 में। और 1828 में इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्या चाहिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित है। 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पर 1920 में ये प्रस्ताव पारित किया था। 1920 से 1922 तक चला था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र के केस से नहीं जुड़े थे, तो कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह थे, भगत सिंह नहीं थे, अशफाकउल्लाह थे, और इसमें एक आदमी और थे, उनका क्या नाम था, राजेंद्र लहरी। क्या नाम था उनका, राजेंद्र लहरी जी थे। ये 4 व्यक्ति थे, इन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस किए थे। ये हुआ था कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1925 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ये हरदोई से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, तो वो सब काम हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में, तो कहाँ हुआ था, तो बलिया में हुआ था, तामलुक में हुआ था, सतारा MH महाराष्ट्र में है, तामलुक कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, और बलिया कहाँ है, यूपी में। ये तीनों जगह पे हुआ था। और अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ रहा था, तो सतारा में सबसे ज़्यादा रहा था। सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ सरकार रहा था, सतारा में रहा था। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है, तो कहता है कि देश के विभाजन से। सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए तो रेड क्लिफ आया था, याद करिएगा, ये रेड क्लिफ थे। सीमा रेखा का निर्धारण के लिए कौन थे, रेड क्लिफ जी थे। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉर्थ लॉर्ड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, हाँ। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक कहे जाते हैं, पता है। कहता सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, हाँ। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कैनिंग नहीं थे, कौन थे? तो क्या नाम है उनका? डलहौजी, डलहौजी था वो। कौन था? डलहौजी था, जिसने 1854 में वुड डिस्पैच जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 1800 वो किया गया था, वुड डिस्पैच लाने वाले थे 1854 में, ठीक है ना। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे पढ़िए। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय क्या है? तो बताइए, ऐसी व्यवस्था जहां भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यही तो है, यही तो है भैया, यही है। तो ये इसी की बात है, प्रस्तावना में किया गया है। तो इसका मतलब है कि अंदर का बात हो चाहे बाहर का। अभी देखिए, आप एक बात समझ रहे हैं, भारत पाक का जो युद्ध हुआ है, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम करवाएं, ऐसा करवाओ वैसा करवा किए हैं, हम रोकवा दिए। लेकिन भारत सरकार जो मोदी जी हैं, वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले कि ये इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। यही हुआ कि हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। राज्य मतलब देश को राज्य कहा जाता है संविधान में। तो हम लोग क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम मेरे इंटरनली मामले में चाहे बाहर के मामले में किसी तीसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग खुद ही स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। इसका यही मतलब हुआ, समझ गए? आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिस पर कभी प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है। तो आपका ये लगभग सही सी लग रहा है। निम्नलिखित में से किसका, अब अभी पता है ना कि कब कब लगता है। जैसे कि ये आपका क्या हो सकता है, वो जब उसको वो लगता है यार, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो परिवर्तन करना पड़ता है ना, वो मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है ना, राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो। तो निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो केंद्रीय बजट से किसका संबंध है वो देखिए। कटौती प्रस्ताव बजट से है, हाँ। काम रोको प्रस्ताव नहीं, ध्यान आकर्षण निंदा प्रस्ताव नहीं है। तो कटौती प्रस्ताव जो है केंद्रीय बजट से है, जो कि विपक्ष के लोग लाते हैं। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी, ये याद रखिएगा, अगर ये पास हो गया तो ये कटौती प्रस्ताव है। आपको पता है कि केंद्रीय बजट का आर्टिकल नंबर कितना है? 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया, आर्टिकल नंबर 112 है, जिसको इसी को बजट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि थोड़ा डिलीट करने दीजिए, गंदा हो गया बहुत। मिलाइए। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ के बीच में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, हाँ सही है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, नहीं, ये तो आपका 5वीं सूची में है जी। 5वीं सूची में है अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण। 10वीं सूची में संसद के सदस्यों की निर्भरता, दल बदल वाला बात है, ये बात सही है। और छठी अनुसूची में क्या है? तो कहता है ATMT, असम मेघालय, AMTM है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, क्या क्या है? असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, AMTM जिसको बोलते हैं, AMTM है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बारे में चर्चा है। तो कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, हाँ। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिस उस गांव के मतदाता सूची में हो, हाँ बात सही है। तो सभी का सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य और राज्यसभा के सीटों की सदस्यों की संख्या, राज्यसभा की बात कर रहा है। तो अपना पहले बिहार पकड़िए। बिहार में कितना है? 16, C का 1, बात सही हो गया। गुजरात में कितना है? तो गुजरात में 11 है। कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में आपका 12 है। और उड़ीसा में कितना है? 10 है। उड़ीसा में कितना है? 10 है। आपको ये याद रखिए कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश है, इसमें टोटल कितना सीट है? 31 सीट है, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक किसका? यूपी का है, 31 सीट है। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल 263 में है इसका उल्लेख, आर्टिकल 263 में है, अंतर्राज्यीय परिषद है।
और इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका जो गठन किया गया था तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का शुरुआत किया गया। 1990 से शुरुआत किया गया था, इसका गठन का शुरुआत किया गया था। और इस गठन का जो सिफारिश किसने किया था, तो सिफारिश किया गया था सरकारिया आयोग। किसका? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर तब कानून बना सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, हाँ, संबंधित राज्य की सहमति से, हाँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, हाँ। तो सभी का सही है। तो ये राज्य सूची में ये बनाया जा सकता है। आपका राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? राज्यसभा की शक्ति में कौन कौन है? समान विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पारित करती है। बात सही है, प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन लोकसभा मानेगा कि या नहीं मानेगा ये जरूरी नहीं है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये याद रखिएगा। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, बात सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी रहता है, ये भी बात सही है। तो आपका ये भी बात तो पूरा सही है, तो सभी का सभी सही है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक तो होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, सही बात है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका प्रमुख, नहीं, कार्यपालिका नहीं होता है, ये विधायिका प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ये तो राज्यपाल जी हैं। कार्यपालिका में कौन है? राज्यपाल जी हैं। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, हाँ। आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जब आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, ये याद रखिएगा। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकती है, बात सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय में से एक सदस्य को नामित किया जाता है, नहीं, ये तो खत्म हो गया। 100 इसका आर्टिकल था 104वें संविधान संशोधन में, 104वें संशोधन में से ही इसको ख़त्म कर दिया गया है। डी गलत है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण को, नीचे की ओर, तो सबसे नीचे कौन है? यहाँ पे तो गया है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दो तो इसी खत्म हो गया। जहानाबाद के नीचे गया है, फिर गया के बाद नीचे आता है जहानाबाद, फिर उसके बाद आता है पटना। डी आंसर सही हो जाएगा। मैप पढ़िएगा तो बहुत ज़रूरी है, मैप पढ़िएगा, याद रखिएगा। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? इटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? तो इटांकी नेशनल पार्क है आपका नागालैंड में। कहाँ इटांकी नेशनल पार्क है? आपका नागालैंड में है। बाकी और आपको कुछ बता दें कि त्रिपुरा में कौन कौन है? त्रिपुरा में क्या है? गोमती है। त्रिपुरा में क्या है? गोमती है, तृष्णा है। त्रिपुरा में गोमती है, त्रिपुरा में तृष्णा है, और सिपाही जाला भी यहीं पे है। कौन कौन है? सिपाही जाला भी यहीं पे है। त्रिपुरा में गोमती है, तृष्णा है और सिपाही जाला भी है। बात कर लेते हैं मणिपुर की, लेकिन मणिपुर में केबुल लामजाओ है, पता है, तैरता हुआ केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ है मणिपुर में। उसके बाद है शिरुई भी है मणिपुर में। कौन है? शिरुई भी मणिपुर ही में है। खोंग जयगंबा है, जयगंबा, खोंग जयगंबा भी आपका है, और चिंग भी है। ये सब कहाँ है? मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश में नाम दफ़ा है, आपको पता है, नाम दफ़ा तो पूरा हमेशा सवाल में आता है। नाम दफ़ा कहिए, मॉलिंग कहिए, मॉलिंग भी इसी में है। और केन वन्यजीव अभयारण्य भी है। केन वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और नागालैंड को बता दिए। सिक्किम का भी एक याद ही कर लीजिए, उधर नॉर्थ ईस्ट में बात है तो सिक्किम का याद कर लीजिए। सिक्किम में कहाँ है? पंगोलक। सिक्किम में कौन है? पंगोलक है। कंचनजंगा भी सिक्किम में ही है, कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य भी सिक्किम में ही भी है। चलिए इतना याद कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं। भारत में वन्य नीति 1952 में संशोधन कब किया गया था? तो 1952 में कब संशोधन किया गया? 1988 में संशोधन किया गया है। कहता है 1952 में था, उसको संशोधन कब किया गया है? तो 1988 में संशोधन किया गया है। और आपको पता है कि ये राष्ट्रीय जो वन नीति जो है, अगर हम कहते हैं कि ये है वन नीति, एक है राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया है, तो राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया है? वो 1976 में लाया गया था। 1976 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था, जिसमें आपको पता है कि लगभग 33% कम से कम होना चाहिए। ये है, जापान लगभग 33% से ज़्यादा रखे हुए है। हमारा भारत में अगर बात कर लें तो अभी की देखें वन स्थिति तो 25.17% रहा है अभी, वन और वृक्षारोपण दोनों मिलाकर। ठीक है। निम्नलिखित द्वीपों में से युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल से कौन होता है? अंडमान और निकोबार होता है।
आप अंडमान निकोबार में आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिए, कोड सेट, ये याद रखिएगा। पहले आप बता रहे हैं कि ऊपर में म्यांमार है और नीचे में कहता है कि अंडमान आता है, तो म्यांमार और अंडमान को अलग कौन करता है, तो कोको चैनल करता है। कौन करता है? कोको चैनल करता है। उसके बाद कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो गया, अंडमान में भी है, उत्तरी अंडमान भी है, दक्षिणी अंडमान भी है, फिर एक लिटिल अंडमान में क्या है, लिटिल अंडमान है। तो ये लिटिल अंडमान है, तो ये उत्तरी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन, मतलब दक्षिणी बोलिए, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो डंकन चैनल करता है। कौन? डंकन चैनल करता है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को, ये डंकन चैनल हो गया। बाकी अब अगर बीच में जो है कि अंडमान हो गया, अब आता है निकोबार। क्या आता है? निकोबार। यही निकोबार के 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है। तो अब को से कोको चैनल, ड से डंकन चैनल हो गया, बीच में 10 डिग्री आ गया, से फिर निकोबार के बाद में कहता है कि एगो है कार निकोबार, एगो क्या है, कार निकोबार है, और उसके बाद क्या है, लिटिल निकोबार। क्या है? लिटिल निकोबार है। तो ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार को कौन अलग करता है, ये सोमबेरो चैनल करता है। क्या? सोमबेरो चैनल करता है, समझ गए। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना आपका कि सोमबेरो चैनल हो गया। और उसके बाद जो 6 डिग्री चैनल है वो यहाँ पे नीचे में क्या है, ग्रेट निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया। और नीचे में कौन है, इंडोनेशिया है। तो ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया का कौन 6 डिग्री चैनल करता है, कौन 6 डिग्री। तो आप समझिए, कोड में का से कोको चैनल, ड से डंकन चैनल, बीच में 10 डिग्री चैनल, फिर से सोमबेरो चैनल हो गया, और नीचे में ग्रेट, ट से ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल अलग करता है, मतलब 6 डिग्री चैनल को, इसको ग्रेट निकोबार को अलग करता है। तो ये याद करने की चीज़ें थी, आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। आगे देखते हैं। कहता पेनगंगा और गोदावरी घाटियों में निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पेनगंगा और गोदावरी में तो ये होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। कुडप्पा का नाम क्यों पड़ा है, तो आंध्र प्रदेश में, कौन, आंध्र प्रदेश में एक वो है, प्रदेश में क्या है, एक पता है कि जिला है, उसके नाम कुडप्पा नाम का जो जिला है उसके नाम पर ये इसका वो पड़ा है, ठीक है। कोई एक सवाल छोटा है क्या? देखिए 53 नंबर लगता छोड़ दिए हम लोग ना। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये छूट गया था सवाल, वो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, हमारा बिहार का है, 1106 है। बिहार का कितना, 1106 है, वो याद रखिएगा। और अगर जनगणना के बारे में आपको थोड़ा सा और कुछ बता दें, इसको डिलीट करने दीजिए तो बताते हैं। हाँ, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक आपको पता है बिहार में है, बिहार में सर्वाधिक है। जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में, मेयो के काल में हुआ था, पूरा तरीके से नहीं हुआ था। फिर 1872 के बाद जब 1881 में कौन है, रिपन जब आया, तो रिपन ने पूरी तरीके से जनसंख्या शुरू किया, जनसंख्या को स्टार्ट करवाया है। ये चीज़ें पता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमारा बिहार में हो गया। अगर वही हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अगर बात कर ले तो अंडमान निकोबार में सबसे कम है, अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। पेनगंगा गोदावरी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये कुडप्पा समूह की चट्टानें हैं पेनगंगा गोदावरी में। और ये कुडप्पा आंध्र प्रदेश के एक जिला के नाम पे कुडप्पा है, और इसलिए ये अगर हम कुडप्पा श्रेणी की बात करें तो ये कौन है, ये अवसादी चट्टानें। क्या है, अवसादी चट्टानें हैं कुडप्पा, अवसादी चट्टान है। और इसमें जीवाश्म नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है। तो जीवाश्म नहीं है तो तेल और पेट्रोलियम इसमें नहीं मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, किसमें होती है, तो ये होता है ट्रांस मध्य और लघु हिमालय में। कहाँ होता है, ट्रांस और मध्य एवं लघु हिमालय में। पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी तटीय के बारे में, कर्नाटक मालाबार तट में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, कोंकण तट में हो गया। गुजरात हो गया, काठियावाड़ तट हो गया, ये भी सही है। केरल होता है कोरोमंडल, अरे नहीं, केरल कोरोमंडल कैसे होगा, कोरोमंडल तो आपका इधर चल जाता है जी। अगर ये बना दिए ऐसे कर कैसे बना दिए, तो कोरोमंडल तो इधर होता है, तो कोरोमंडल तो तमिलनाडु में होता है ना कोरोमंडल, इधर तो मालाबार तट होता है। केरल क्या है, मालाबार तट में होता है, यही गलत है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। क्रिटेशियस काल में यहाँ पर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, कब हुआ था, क्रिटेशियस के काल में हुआ था, क्रिटेशियस काल में हुआ था। काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती और बनास, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सब किसकी है, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है, बस इतना याद रखिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपको याद होना चाहिए। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। और कुंचिकल जलप्रपात है कहाँ? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कहाँ पे है? शिमोगा जिले में। शिमोगा जिले में है। और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लगभग 455 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 455 मीटर है। ठीक है। और यह जलप्रपात बराही नदी पर बनाया गया है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पे है? तो कुंचिकल बराही नदी पे है, ये याद रखिएगा, बराही नदी पे याद रखिएगा। ठीक है। फिर कह ले कि कर्नाटक में और कौन कौन है? तो कहता है जोग है। कौन कौन है? जोग है, गरसोप्पा है। जोग, गरसोप्पा हो गया, या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ये सब कहाँ है? तो सब कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऐसा कौन नदी पे? जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी किस पे है? तो शरावती नदी पे। शरावती नदी पे है। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी शरावती नदी पे, कर्नाटक में ही है। ठीक है। अगर और बता दें तो कहता है कि वो है रकीम कुंड है। रकीम कुंड कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। बिहार के रोहतास में है। बिहार के रोहतास में है, रकीम कुंड है, जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात कहाँ है? तो केवटी जलप्रपात कहाँ है? एमपी में है। और एमपी में केवटी जलप्रपात है। शिव समुद्रम की बात करें, शिव समुद्रम जो है वो शिव समुद्रम कर्नाटक में ही ये भी है। कर्नाटक में जल ये है। और ये शिव समुद्र कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है। किस पे है? कावेरी नदी पे शिव समुद्रम है। फिर अगर बात कर ले चूलिया, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। ये चूलिया कहाँ है? राजस्थान में है। और ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चंबल नदी पे है। चूलिया, चूलिया चंबल नदी पे राजस्थान में है। वसुंधरा जलप्रपात ये उत्तराखंड में है। अगर वसुंधरा की बात कर दे तो वसुंधरा कहाँ है? ये उत्तराखंड में वसुंधरा जलप्रपात है, ये याद रखिएगा। गोकक जलप्रपात कहाँ है? तो गोकक जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में ही है। और ये है। और धुआंधार जलप्रपात की तो पता है, नर्मदा नदी पे है। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पे, एमपी में। कहाँ है? धुआंधार नर्मदा नदी एमपी में है। ये सब याद रखने की चीज़ें थी भैया, बहुत सारा डेटा है, सब याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपटल पे पाए जाने वाले सबसे तत्वों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, नेट और सोडियम। तो फिर ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन लगभग 46% है। कितना है? ऑक्सीजन 46% है। सिलिकॉन कितना है? तो 27% है सिलिकॉन है। सिलिकॉन कितना? 27.7% है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? आपको भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश है, ये याद रखिएगा। 13 देश है। और उसमें कौन कौन है? तो कोलंबिया है और केन्या है। कौन कौन है? कोलंबिया और केन्या है। 2 और 3 हो जाएगा। बाकी आप नाम याद रखना चाहें तो याद रखें, इक्वाडोर भी है, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, सेंट तोम्पाओ प्रिंसिपे है, गैबान है, कांगो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप कैसे हुआ? बेसाल्ट लावा से हुआ है। किससे हुआ? बेसाल्ट लावा के प्रभाव से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से खनिजों में सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या चीज़ उत्पादन करता है? लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ है जी? तो आपका यहाँ पे है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे पालीबारा क्षेत्र है। क्या है? पालीबारा क्षेत्र है। पालीबारा क्षेत्र में ही आपका लौह अयस्क सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के आसपास होता है। और बायोम एक जगह है। क्या है? बायोम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। बायोम में क्या है? दुनिया की सबसे बड़ा जैव विविधता बायोम में है। ठीक है। और कहता है पारिस्थितिक तंत्र जो है इसका नामकरण किसने किया था? तो टेंसले नामक एक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? टेंसले नामक व्यक्ति ने ये शब्द दिया था। टेंसले नामक व्यक्ति ने दिया था। आयात और निर्यात कर पर लगने वाला टैक्स कौन है? आयात और निर्यात पे आयकर नहीं, निगम नहीं, व्यापार नहीं, कोई नहीं होगा। इस जो लगता है उसको कहते हैं सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आने जाने वाले को कहते हैं सीमा शुल्क कहा जाता है। और ये जो सीमा शुल्क है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और कौन लगाता है? तो केंद्र लगाता है। कौन लगाता है? केंद्र लगाता है। और ये जो पैसा आता है वो राज्यों में बंटवारा इसका नहीं होता है। क्या होता है? राज्यों में बंटवारा नहीं होता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है वो याद रखिए। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन है? तो इनकम टैक्स जिसको आयकर कहते हैं वो हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया। ठीक है। और एक होता है कि संपत्ति कर भी हो गया, संपत्ति कर भी होता है, वो प्रत्यक्ष कर में आ गया। और प्रतिभूति लेन देन टैक्स भी होता है, मतलब खरीद बिक्री जो करते हैं ना, तो प्रतिभूति लेन देन टैक्स भी होता है। ये सब हो गया प्रत्यक्ष कर में। और अप्रत्यक्ष में आपका कौन हो गया? तो आपका ये देख ही लिए सीमा शुल्क हो गया। फिर जीएसटी भी अप्रत्यक्ष में ही आता है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो राजकोषीय नीति प्रतिपादित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है।
राजकोषीय नीति। नरसिम्हम कमेटी 1 एक किसके सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हम कमेटी किससे था? तो बैंकिंग संरचना सुधार से था। क्या चीज़ से था? बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हम कमेटी का बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1991 में बनाया गया। और एक कमेटी 2 बनाया गया, वो कब बनाया था? 1998 में बनाया गया था। नरसिम्हम कमेटी 2 बनाया गया था। बाकी कुछ और याद रखिएगा। एक नचिकेत मोर कमेटी भी है, नचिकेत मोर है, वो भी है, बैंकिंग से रिलेटेड ही है। बैंकिंग से रिलेटेड नचिकेत मोर भी है। दामोदरन भी है, ये बैंकिंग से रिलेटेड ही है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में है। जिस सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी जो कहता है कि स्थापना 1988 में किया गया। सेबी का स्थापना 1988 में किया गया है, लेकिन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे हैं इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो कहता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जब हुआ था, ये राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुआ है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुआ? 1938 में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन की थे? नेहरू जी किए थे। और कहता है कि और ये किया गया था किसके? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता वाले सलाहकारी बोर्ड बनाया गया था। तो जो अभी राष्ट्रीय नियोजन समिति है वो किसकी सलाहकार बोर्ड पे बनाया गया था? तो केसी नियोगी जो थे ये एक इनके अध्यक्षता में एक सलाहकारी बोर्ड बनाया गया था। इनके अध्यक्षता में एक सलाहकारी बोर्ड बनाया गया था और उसने रिकमेंड किया कि राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाना चाहिए, और उसी पे 1938 में बनाया गया। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कहता है कि 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग बनाया गया था। योजना आयोग बनाया गया था किसके प्रस्ताव पे? योजना आयोग बनाया गया था जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई की सलाह पर बनाया गया था, योजना आयोग बनाया गया था। और फिर उसके बाद ये अगर एक और बात कर ले कि आर्थिक नियोजन की बात, ये तो था क्या? भारतीय नियोजन। एक आर्थिक नियोजन की बात कर रहे तो आर्थिक नियोजन कौन करने वाले हैं? तो विश्वेश्वरैया जी हैं। और ये 1934 में किए थे। इनकी एक पुस्तक आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या था? पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये पुस्तक था विश्वेश्वरैया जी का, 1934 में आया था। ठीक है, फिर बाकी योजना आयोग बनाया गया 1951 से। योजना आयोग की शुरुआत हुई थी। 5 वर्ष का एक काल होता था। प्रथम जो योजना आयोग बनाया गया, पहली 5 वर्षीय योजना 51 से 56 तक चला। हेराल्ड डोमल मॉडल पे था। दूसरा 56 से 61 हुआ, पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। पहला कृषि पे था, दूसरा आपका औद्योगिक पे था। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में कृषि में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8% वृद्धि का अनुमान है। कितना है? 3.8% है। ठीक है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक आय की पर कितना टैक्स लगेगा? 24% ज़्यादा पर कितना लगेगा? 30% टैक्स लगेगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया है? तो बिहटा में बनाया गया है। और ये बनाया किसने है? तो ये याद रखिएगा, मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बनाया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बनाया गया है। मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और राज्य उद्योग विभाग के द्वारा बनाया गया। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो उद्घाटन किए थे उद्योग मंत्री हमारे नीतीश मिश्रा जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किए थे। ट्विटर एक्स की सीईओ कौन बन गई है? तो लिंडा याक्रिनो बन गई है। कौन बन गई है? लिंडा याक्रिनो बन गई है। ठीक है, अगर एक कुछ और बता दें, इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? इंटरपोल के वाल्डेसी उर्किजा। इंटरपोल के कौन है? वाल्डेसी उर्किजा बने हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के मोहम्मद तैयब इकराम जी बन गए हैं। यूएनओ के 69वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो फिलेमान यांग है। कैमरून के कहाँ के हैं? ये कैमरून के पूर्व पीएम हैं। फिलेमान यांग हैं, ये यूएनओ के अध्यक्ष बने थे। और नाटो के महासचिव मार्क रूटे बन गए हैं। पता है नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन बने? नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं डेविस साल्वाग्रिनी। उनका नाम क्या है? डेविस साल्वाग्रिनी। चलिए आगे पढ़ते हैं कि ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक, एंटीबायोटिक दवा का उपयोग नहीं। 1, 2, 3 पे है। यौन कन्विक्शन इस चीज़ पे है। ठीक है, कुछ और अगर आप याद करना चाहे तो ऑपरेशन राइजिंग सन किसका है?
तो ये राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा है। राइजिंग सन 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राइजिंग सन किया गया था। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। फिर ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया था, तस्करी के लिए, जो मवेशी होता है उसके तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन संकल्प नौसेना के द्वारा किया गया था, समुद्री सुरक्षा अभियान है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन अमृत है औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा। ऑपरेशन अमृत किसका है? औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा। एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। ऑपरेशन करुणा था। ऑपरेशन करुणा के बारे में पता होगा, ये म्यांमार में जो चक्रवात मोचा आया था उसके लिए मदद के लिए किया गया था। याद, बस इतना काफ़ी है। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल उर बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया था। ठीक है। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया है? अशोक मंडप कर दिया गया है। बाकी कुछ याद और रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। दरबार हॉल का जो है उसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। किसकी? चिरंजीवी योजना राजस्थान की थी और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? राजस्थान का नाम, इसका नाम बदल के कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का नाम बदल के संविधान भवन कर दिया है। क्या कर दिया उसका? संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया है। बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2 महिलाएं हैं। एक तो शारदा सिन्हा जी हैं, उनको पद्म विभूषण दिया गया है, और एक निर्मला देवी जी हैं, उनको पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। वो सुजनी कला में बहुत वो हैं, निपुण। स्वप्निल कुसाले, जिन्हें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? स्वप्निल कुसाले कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। स्वप्निल कुसाले जी हैं, महाराष्ट्र के हैं, और ये 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो ये आसाम की है, और आसाम का निजुत मोइना है, और ये बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। किस पे? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए। हाल में ही मोदी जी द्वारा बधावन बंदरगाह का आधारशिला रखा गया है, यह किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? बधावन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बधावन कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। और ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह क्या है? कंटेनर बंदरगाह है, सबसे बड़ा है। ठीक है। सिप्री के द्वारा हाल में ही दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? कितना देश है? तो टोटल 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया, जिसमें एक हमारा भारत भी है। ठीक है। 6ठे नंबर पे हम लोग हैं, 6 नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा परमाणु में। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो देखिए भैया, ये योजना आदिवासी समुदायों के 5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, सही बात है। इसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को शामिल किया गया है। 63,000, बात सही है। तो 5 करोड़ और 63,000 गाँव। बाकी इसको बनाइए कि ये मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं। आपको पता ना a+b का होल स्क्वायर, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़िए तो क्या होगा? a² + b² + 2ab हो जाएगा। फिर माइनस, फिर आ जाएगा a² + b², अब -2ab की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2ab हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, सॉरी ये भी तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, आप पास नीचे a × b हो जाएगा, यही हो जाएगा, a b हो जाएगा। तो आप देखिए a² b² कट गया, बाकी ऊपर बचा 4ab/ab, ab खत्म हो गया, क्या बचा? 4 बच गया। क्या बच गया? 4 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितनी त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना है पहले अभी देखिए। पहला बड़ा वाला 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 हो गया। फिर ये क्या हो गया? 5, फिर ये क्या हो गया? छोटा 6, 7, 8, ये क्या हो गया? 9, फिर एक इधर बचा 10, 11, 12 और ये 13। टोटल कितना हुआ? 13 हो गया। कहता है यदि वृत्त ए और बी त्रिज्याएं इतना और इतना अनुपात में है तो ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप देखिए त्रिज्या मतलब सर्किल का क्या होता है? πr² हो जाएगा। अब πr² 2 का ये हो जाएगा, पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। तो 15 का कितना था? 225, तो 225, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। ये आंसर आ जा रहा है, सी आंसर हो गया। एक कार 3 व्यक्तियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक को 4% की हानि होती है। तो अगर इतना में बेचा गया है, इतना में, यदि इसे इतना में खरीदता है तो पहले चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। एक कार व्यापारी एक कार
3 व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है, 3 व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है, जिस पर उन्हें प्रत्येक को 4% की हानि होता है। तो यदि 4% मतलब क्या हो रहा है, 4% मतलब क्या होगा, इसको 100 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। मतलब 25 में ख़रीदा गया था और उसको बेचा कितना में, 24 में बेचा। कितने व्यक्ति बेचा, 3 बेचा, 3 लोग बेचा, तीनों को हानि हुआ ना। तो 25 का क्यूब कितना हो जाएगा, 25 का 625, या 625 का 25 कीजिएगा तो 25 25 के 5 है, 25 25 25 के 5 बगे हाथ में 25 25 25 के बगत में 12, 25 दूनी 50, 12 62 के 2 बगत में 6, 25 का 150, और 150 और 6 कितना हो जाएगा कि 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इधर आ गया। और 24 का कितना आता है, तो 24 को 24 और 24 कर दीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 13,824 आ जाएगा। यही तो आ गया। कितना आ जाएगा, 25,625। इतना में वो क्या बेचा और उसको इतना में ख़रीदा था, ये ना पूछा। पहले चुकाई गई कीमत क्या था, तो चुकाई गई कीमत इतना था, 15,625 हो गया। ए डी से नाटा है। अब चलिए हम एक ये बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं। कहता है ए डी से नाटा है। चलिए हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे ए जो है डी से नाटा है, यहाँ पे ए है तो डी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहता है परंतु सी से लंबा है। ए जो है सी से लंबा है, सी से लंबा है, ठीक है, ठीक है। बाकी आगे देखिए, डी बी से नाटा है। डी जो है वो किससे नाटा है, बी से नाटा है, बी से नाटा हो गया, परंतु ए से लंबा है। तो कहता है डी तो ए से लंबा है ही, बात सही है। ई जो है ए से नाटा है, ई है ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। तो ये बीच में कहीं पे क्या है, आपका ई है, ठीक है, सी से लंबा है। दो व्यक्ति, सबसे लंबे व्यक्ति कौन कौन बचा, तो बी और डी बचा, बी और डी आंसर आ जाएगा। एक्स वाई जेड को एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करता है। एक्स वाई जेड है कितना में, 12, 15 और 18 दिनों में। तीनों का एलसीएम क्या जगह, 15 12 18 का 180 हो जाएगा। 12 15 ये 12 15 हो जाएगा, ये 15 12 हो जाएगा और 18 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 180 काम को 15 12 और 10 37 हो गया। इसको काट दीजिएगा तो 37 4 32 3 2 32 हो जाएगा और ये 37 आंसर आ जाएगा। ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक मनुष्य उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो उत्तर पश्चिम की ओर में, तो ये उत्तर पश्चिम के उधर यहाँ पे से खड़ा है। फिर कहता है कि वह 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 135 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा, 135 डिग्री जो कहता है कि आपका घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि वह प्रभावी रूप से टोटल, ठीक है। और फिर कहता है कि मैं ठीक है घड़ी के विपरीत दिशा में 135 घूमा, ठीक है, विपरीत यहाँ से यहाँ पे आया। और फिर कहता है कि उसके बाद वो बोल रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, और घड़ी की दिशा में 180 डिग्री इधर घूमेगा, एक लाइन से इसे आ जाएगा। तो मतलब लोग टोटल कितना घूमा, 45 डिग्री टोटल घूमा घड़ी की दिशा में, यही ना हुआ। तो वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप तो वो मुख किस कर होगा, तो उत्तर की ओर हो जाएगा मुँह, ठीक है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो प्रथम ओलंपिक कब हुआ था, और वहाँ हुआ था तो यूनान में हुआ था, 1896 में हुआ था। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। और उसके बाद 1900 ईस्वी में महिलाओं को शामिल किया गया था ओलंपिक में। कब, 1900 में महिलाओं को शामिल किया गया था। और 1924 के बाद इसमें 2 तरीके होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 शुरू हुआ 1924 के बाद। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सुब्रतो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, फुटबॉल से। फिर रोबर्स कप भी है, डूरंट कप भी फुटबॉल से है, मेडिगा कप भी फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है, आशुतोष मुखर्जी भी फुटबॉल से है। जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो जर्मनी का क्या है, यूरो है। क्या है, जर्मनी का यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कहता है कि राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से थे। सुंदरलाल चिपको आंदोलन 1973 के प्रणेता थे, बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है, अशोक चक्र की शुरुआत हुई है 1952 में। कब हुआ है, 1952 से शुरुआत इसका किया गया है। भारत रत्न कब शुरुआत हुआ है जी, तो भारत रत्न हुआ है 1954 से भारत रत्न शुरुआत हुआ है। और 2013 में ही भारत रत्न खेल को भी शामिल किया, पहले खेल इसमें शामिल नहीं था, 2013 में खेल को भी शामिल किया गया है। परमवीर चक्र कब हुआ है, परमवीर चक्र 1950 में हुआ है। और महावीर चक्र भी 1950 में हुआ है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है, वैरायटी सही है, एंजाइटी सही है, सोसाइटी सही है, गैरिटी गलत है, यही गलत है। तो गैरिटी गलत है। तू चाल चाल मैं पात, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है,
चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का महान है जो ऋषि, महर्षि। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस गिवन बिलो एडिंग विच वन इज इन एबिलिटी। एबिलिटी में क्या ऐड कर सकते हैं? तो एबिलिटी में इन एबिलिटी होना होता है, माल एबिलिटी, अन एबिलिटी, विथ एबिलिटी नहीं होता है। क्या होगा? इन एबिलिटी होगा। चलिए आपका ये पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।